तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो में कई तरीके के सुपर हथियारों के बारे में जाने होंगे, जिनमें न्यूक्लियर मिसाइल से शुरू करके न्यूक्लियर पावर, सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर तक शामिल है। पर क्या आप लोगों को पता है कि ऐसा भी हथियारों को बनाया जा रहा है जो खाली परमाणु हथियारों को डिलीवर नहीं कर सकता बल्कि परमाणु शक्ति से ही चलता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे हथियार के बारे में बताऊंगा जो अनलिमिटेड रेंज वाले न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर आर्म्ड क्रूज मिसाइल है। तो दोस्तों इस सुपर हथियार के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रशिया के तरफ से कई तरीके के सुपीरियर हथियारों के डेवलपमेंट के बाद अब ब्रोवेस्निक नाम से एक और महत्वपूर्ण हथियार बनाने का तैयारी किया जा रहा है, जो बेसिकली एक ऐसा मिसाइल होगा जो खाली परमाणु हथियारों को कैरी नहीं करेगा बल्कि परमाणु शक्ति से ही ऑपरेट करेगा। रिपोर्टों के मुताबिक रशिया के द्वारा अनलिमिटेड रेंज का इस तरीके के क्रूज मिसाइल डेवलप करने का काम किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों इस काम को संपूर्ण करना इतना आसान नहीं। इवन अगर रशिया इसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो माना जाएगा कि ये रशिया के लिए एक गेम चेंजर हथियार बनेगा। तो दोस्तों ये जो ब्रोवेस्निक मिसाइल है इसे रशिया में 9M730 ब्रोवेस्निक न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल भी कहा जाता है, जबकि नेटो के द्वारा दुनिया के हथियारों का जो नामकरण किया जाता है उसके तहत इसका नाम SSCX-9 स्काईफॉल है। और ये उन 5 महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक हथियारों में से एक है जिसका जिक्र मार्च 2018 में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में किया गया था। इवन रिपोर्टों में ब्रोवेस्निक प्रोजेक्ट को लेकर ये भी दावा किया जाता है कि ये मिसाइल अपने न्यूक्लियर पावर इंजन के वजह से अनलिमिटेड रेंज का होगा और ये दुनिया में फिलहाल जितने भी कार्यरत एयर डिफेंस सिस्टम है सबको चकमा भी दे पाएगा। और इसका पूरी श्रेय जाता है मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले इंजन और उसके मैन्यूवरेबिलिटी के ऊपर। रशियन मीडिया में इसके एक महत्वपूर्ण फीचर को खुलासा करते हुए बताया गया है कि ये मिसाइल अपने टारगेट के तरफ अप्रोच करते टाइम कंटिन्यूअसली अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर सकेगा और काफी लो ऑल्टीट्यूड में फ्लाइट करने के वजह से ये मिसाइल दुश्मन के अर्ली वार्निंग सिस्टम और एयर डिफेंस जैसे इक्विपमेंटों से अपने आप को छुपा पाएगा, जो कि इसका सबसे महत्वपूर्ण फीचर है। और ये टारगेट को हिट करते टाइम इसके अनलिमिटेड रेंज की वजह से अलग डायरेक्शन से भी घूम के आ सकेगा और ये एक तरीके से दुश्मन को इस बात पे भी सोचने पे मजबूर करेगा कि मिसाइल कौन से डायरेक्शन से आ सकता है और सबसे अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन से ही ये मिसाइल हमला करेगा। और इन मिसाइलों को लेके रशियन एक्सपर्ट और रशियन साइंटिस्टों के अंदर काफी पॉजिटिविटी भी है और उनके द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तय समय पे मिसाइल को तैयार करते हुए रशिया इस क्षेत्र में बाकी देशों से कई दशक आगे रहेगा। पर इंटरनेशनल एक्सपर्टों का मानना है कि रशिया के लिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस है और आने वाले समय में रशिया इतना आसानी से या इतना जल्दी ऐसे हथियारों को डेवलप नहीं कर पाएगा। पर दोस्तों इसमें एक बड़े मुश्किल का बात यह है कि रशिया के तरफ से इवन सोवियत यूनियन के जमाने में भी ऐसे कोई भी हथियारों के ना डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया और ना कभी रशिया के द्वारा ऐसा किसी भी प्रोजेक्ट को रिसर्च फेज में भी आगे बढ़ाया गया। पर अगर ऐसे सिमिलर प्रोजेक्ट के इतिहास को देखें तो लगभग 70 साल पहले मतलब 1950 से 1960 के दशक के दरमियान अमेरिका के द्वारा ऐसे ही एक सिमिलर प्रोजेक्ट को रन किया गया था, जिसे प्रोजेक्ट प्लूटो भी कहा जाता था। और इसके तहत अमेरिका के द्वारा लो ऑल्टीट्यूड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए न्यूक्लियर पावर रैमजेट इंजनों का डेवलपमेंट किया गया और अमेरिका के द्वारा ऐसे इंजनों का परीक्षण भी किया गया था। लेकिन फ्यूचर में अमेरिका के तरफ से इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया और इस प्रोजेक्ट के तहत किसी भी हथियारों का डेवलपमेंट नहीं किया गया। और करीबन 7 दशक के बाद ऐसे ही सिमिलर प्रोजेक्ट को रशिया के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन रशिया के लिए ऐसे प्रोजेक्टों में सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख बाधा इसका इंजन है। दोस्तों अगर क्रूज मिसाइलों को देखा जाए तो ये छोटे आकार के जेट के आकार से ज्यादा बड़ा नहीं होता और ऐसे में इतने छोटे आकार के न्यूक्लियर रिएक्टर का डेवलपमेंट करना ही सबसे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि खाली ये मिसाइल एक क्रूज मिसाइल नहीं होगा बल्कि इसमें फ्यूल के रूप में भी न्यूक्लियर एनर्जी को ही बर्न किया जाएगा। दोस्तों अतीत के अगर अमेरिकी प्रोजेक्ट प्लूटो को देखा जाए तो तब अमेरिका के ये लो ऑल्टीट्यूड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए जिस इंजन के डेवलपमेंट किया गया था उसका आकार लोकोमोटिव मतलब ट्रेन के इंजन के बराबर का था। पर दोस्तों उस समय अगर ऐसे इंजन का इस्तेमाल करके कोई मिसाइल का डेवलपमेंट कर भी लिया जाता तो वो अलग बात था। अब अगर ऐसे इंजनों का इस्तेमाल करके कोई क्रूज मिसाइल का डेवलपमेंट किया जाता है तो ये डेवलपमेंट कभी सफल नहीं होगा। उस समय टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था कि ऐसे मिसाइलों को मार गिराने के लिए बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम या फिर मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए बेहतरीन रडार हो। पर अब के जमाने में अगर देखा जाए तो दुनिया के लगभग हर एक देश के पास बेहतरीन से बेहतरीन रडार और कुछ गिने चुने देशों के पास बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है। ऐसे में अगर इस जमाने में कोई ऐसे मिसाइल का डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले मिसाइल के हीट सिग्नेचर को घटाना आवश्यक
है, मतलब मिसाइल के इंजन से इतना हीट जनरेट ना हो कि वो रडारों में पकड़ा जाए। इवन इसके अलावा मिसाइल अगर आकार में बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तब भी उसके लिए खतरनाक होगा, क्योंकि बड़े आकार के ऑब्जेक्ट के रडार क्रॉस सेक्शन अधिक होता है। ऐसे में लो ऑल्टीट्यूड फ्लाई के बावजूद ऐसे मिसाइलों को पकड़ना काफी आसान हो जाएगा। इवन दोस्तों अभी के जमाने में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस डेवलपमेंट को देखा जाए तो रशिया को अब फिलहाल आवश्यकता है रॉकेट पावर इंजनों के लिए सबसे हल्के वजन के और सबसे छोटे आकार के रिएक्टर के डेवलपमेंट करना। इवन न्यूक्लियर रिएक्टरों के लिए सबसे बड़ा मुश्किल होता है इसका टेम्परेचर। माना जाता है कि परमाणु शक्ति वाले इन रिएक्टरों के टेम्परेचर 13,000 डिग्री तक जा सकता है, जो साधारण एलॉय या मेटल्स द्वारा झेलना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जहाँ पे इन रिएक्टरों के अंदर काफी मजबूत और ऐसे टेम्परेचर झेलने वाले रिएक्टरों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके वजह से जहाँ पे इसके आकार में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, तो वहीं पे ऐसे एलॉय टेम्परेचर को घटाने में या फिर इसका रडार सिग्नेचर को भी घटाने में काफी अधिक मददगार हो सकता है। पर एक ही साथ इसके आकार को छोटा करना और इसके टेम्परेचर को घटाना, मतलब इसे स्टेल्थी बनाना रशिया के लिए काफी डिफिकल्ट काम बनेगा। इवन रशिया के लिए ऐसे मिसाइलों को काफी लो ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करने वाले मिसाइल के रूप में डिजाइन करना है, ताकि दुश्मन के रडार द्वारा इसे पकड़ा ना जा सके। और दोस्तों ये बाकी मिसाइलों के जैसे नहीं होगा, बल्कि लॉन्च के स्टार्टिंग से ही ये लो ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करने वाला मिसाइल होगा, और ये रशिया के लिए तीसरा सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है। पर अगर ऐसा लो फ्लाई वाले मिसाइल को डेवलप करना भी रशिया के लिए पॉसिबल होता है, तब भी ये एक बड़े मुश्किल का कारण बनेगा, जिसका डायरेक्टली लिंक परमाणु रेडिएशन से है। दोस्तों जब भी परमाणु फ्यूल को जला के एनर्जी प्रोड्यूस किया जाएगा या फिर इसे छोटे आकार के इंजन के द्वारा थ्रस्ट जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये बड़े मात्रा में टॉक्सिक मटेरियल को एनवायरमेंट में छोड़ेगा, और ऐसे में अगर ये लो ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करता है तो इसका फ्लाई ही पूरा दुनिया के लिए खतरे का कारण बन सकता है। इवन लॉन्च के एरिया से लेकर टारगेट तक पूरा का पूरा एनवायरमेंट या एनवायरमेंट के आसपास के हिस्से को ऐसे मिसाइल टॉक्सिक बना सकता है, जिसका असर खाली दुश्मन के क्षेत्र के ऊपर नहीं बल्कि जहां से मिसाइल को दागा जाएगा, मतलब अपने खुद के टेरिटरी के अंदर भी इसका असर होगा। इवन अगर इन सभी चीजों से रशिया बाहर निकलने का तरीका ढूंढ भी लेता है, तब भी ये रशिया के लिए और एक चैलेंज पैदा कर रहा है, और वो है ऐसे प्रोजेक्ट का कॉस्ट। दोस्तों इवन अगर कोई स्ट्रेटेजिक हथियार का निर्माण किया जाता है तो वो काफी कॉस्टली होता है, जबकि ये एक परमाणु शक्ति संपूर्ण परमाणु हथियार है, मतलब ऑब्वियसली ये काफी हाई कॉस्ट के हथियार बनने जा रहा है, जिसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट से शुरू करके प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट तक कई $मिलियन खर्चा होने वाला है। दूसरी तरफ ऐसे हथियारों को एक्सपोर्ट मार्केट में बेच के भी पैसा नहीं कमाया जा सकता है, क्योंकि परमाणु शक्ति संपूर्ण ऐसे हथियारों को बेचने का इंटरनेशनली कोई भी नियम नहीं है, और अगर कोई देश करता है तो प्रोलिफरेशन में जाता है, और इसके वजह से उस देश को आर्थिक प्रतिबंध भी झेलना पड़ सकता है। इवन ऐसे हथियारों को बड़े मात्रा में भी प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह स्ट्रेटेजिक हथियार है, ना कि ये कोई नॉर्मल हथियार है। मतलब इससे फायदा हासिल करना तो रशिया के लिए पॉसिबल नहीं होगा, बल्कि ये टोटली एक ऐसे प्रोजेक्ट होगा जो साल दर साल पहले डेवलपमेंट और बाद में प्रोडक्शन और मेंटेनेंस के लिए बजट को खाते जाएगा। दोस्तों रशिया के आर्थिक स्थिति भी फिलहाल ऐसा नहीं है कि ये बड़े मात्रा में ऐसे हथियारों का डेवलपमेंट कर सके, ताकि ये अन्य हथियारों को रिप्लेस करते हुए अन्य हथियारों के बजट को यूटिलाइज कर सके। और दोस्तों इतने सारे बाधा फिलहाल रशिया के सामने हैं कि ओवरनाइट तो इसे दूर करना फिलहाल इम्पॉसिबल है, और अगर भविष्य में रशिया के द्वारा इसे बनाने में सफलता हासिल भी किया जाता है तो इसके लिए संभावित कई और साल इंतजार करना पड़ सकता है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के द्वारा कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि रशिया में इन मिसाइलों के कंपोनेंटों को डेवलप करने को लेके कुछ टेस्ट भी हाल ही में किया गया, और रशिया को कंटिन्यूअसली ऐसे कंपोनेंटों के डेवलपमेंट और उसके टेस्ट में फेलियर का ही सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकन इन रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि रशिया की तरफ से ऐसे मिसाइलों के डेवलपमेंट के इनिशियल फेज में कुछ परीक्षण भी किया गया, जहाँ पे परीक्षण में मैक्सिमम से मैक्सिमम मिसाइलों के द्वारा 35 किलोमीटर के ही डिस्टेंस को कवर करना संभव हो पाया, और करीबन 2 मिनट के फ्लाइट के बाद ये मिसाइल फेल हो गया। जबकि सबसे आखिरी टेस्ट में ये मिसाइल सिर्फ 4 सेकंड ही फ्लाई कर सका, जिसमें सिर्फ 8 किलोमीटर के डिस्टेंस को ही कवर कर सका। फिलहाल अगर रशिया के बेड़े को देखा जाए तो रशिया के पास KH-101 सीरीज के सबसे लॉन्ग रेंज तक मार करने वाला क्रूज मिसाइल है, जिसका रेंज करीबन 4,500 किलोमीटर से 5,500 किलोमीटर तक है। ऐसे में अगर कोई मिसाइल इससे अधिक रेंज तक फ्लाई ना कर सका तो ये डेवलपमेंट में कोई भी बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि KH-101 ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, और ये परमाणु शक्ति वाले फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि ऑर्डिनरी फ्यूल के इस्तेमाल से ही इतने लॉन्ग रेंज तक फ्लाई करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।